हर बार हर इलेक्शन में आप नया झूठ बोलेंगे तो लोग समझ जाते हैं। जम्मू के साथ धोखा हुआ है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ, लोग भी मानते हैं। इनकी बहादुरी तब समझता जम्मू को स्टेट बना दे। मैं इनके साथ हूँ, बनाए स्टेट जम्मू। आज इन्होंने डीडीसी के इलेक्शन करके कहा कि हमने पूरी रियासत में कमल खिला दिया। कहाँ खिला? इसका जवाब जो है वो लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोगों को रोज़गार देते थे तो इसी रियासत से, इसी पैसे से, इसी बजट से पैसा निकलता था। किसी जगह पे दूसरी जगह पे शिफ्ट करना या कुछ करना, ये लोगों का ध्यान बटाने की बात है। बल्कि इनको सही काम करना जो है वो आज तक नहीं आया। जब इस रियासत में पंचायत इलेक्शंस हो सकते हैं, डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, तो एमएलए के क्यों नहीं? ये अपनी जब पार्टी बनाते हैं तो इनके लिए कुछ नहीं है, इनका कोई गैंग नहीं। अगर यहाँ पे कोई 4 आदमी इकट्ठे होकर कोई पार्टी बनाए तो उनको गैंग का नाम दिया जाता है। ये आने वाले वक्त बताएगा, ये लोग भी बताएंगे कि इलेक्शन जब भी होगा तो रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्ट चैनल और मैं हूं शुभ लंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, मैं अगर उनकी बात करूं, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर मिनिस्टर एंड एमएलए रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं सुरजीत सिंह सलाथिया जी की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सर। सीधी मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ, हाल ही में डीडीसी का चुनाव मुकम्मल रहे और उसमें आपकी पार्टी जो रही, उन्होंने श्रीनगर डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन किया और काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स वो जीत कर भी आए। मेजॉरिटी ऑफ सीट्स उन्हीं के खाते में गए। सर, जम्मू डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक ऐसी पार्टी निकली जिसने ना कि सिर्फ कश्मीर डिवीज़न, बाकी जम्मू डिवीज़न से भी सीट्स जो है वो जीती। सर, पहले तो उसके लिए आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, दूसरा सवाल सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जिससे आते हैं, आपका जो प्रचार रहा, आप क्योंकि एक स्टार प्रचारक रहे अपने कैंपेन के दौरान, आपने लोगों के बीच में गए, लोग आपको सराहते हैं, फिर भी सर क्या कमी रहेगी कि आप सिर्फ एक सीट तक ही जो है वो आपकी विक्ट्री जो थी वो सीमित रहेगी? सर देखिए, जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए, डीडीसी के इलेक्शंस में हमारे लोग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्रदर्शन रहा और थिन मार्जिन से कुछ सीटें हमारी जो हैं वो कम हुई हैं। ये जनता का फैसला है। मैं जिन लोगों ने वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं आपके माध्यम से। जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये इलेक्शन विकास के लिए थी कि लोगों को कहा गया कि एक डिस्ट्रिक्ट की जो इलेक्शन है इसमें एक रोल होगा वहाँ की डेवलपमेंट का। जो क्लस्टर्स बनाए गए, उस क्लस्टर के ज़रिए से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये इलेक्शन जो थी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं रह गई, बल्कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो हैं बीजेपी के, उन्होंने आके यहाँ प्रचार किया और कोई भी सेंटर के मिनिस्टर नहीं बचे जो यहाँ नहीं पहुँचे और छोटे छोटे गांव में भी उनको जाने का अवसर मिला। उन्होंने इस इलेक्शंस को, एक मेंबर, छोटा सा मेंबर खड़ा हुआ था, उसको भी इन्होंने एज ए पार्लियामेंट की इलेक्शन के ज़रिए से सोचा कि यहाँ पे कोई मेंबर पार्लियामेंट बनने जा रहा है। अगर बीजेपी के पास यहाँ का जो लोकल यूनिट है, जो लोग जिन्होंने काम किया होता, वो अपने काम के दम पे वोट मांगते तो मैं मानता। लेकिन मैं आज उन जानबाजों को मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए, जिन्होंने इनका मुकाबला किया और बड़े छोटे मार्जिन से उनकी हार हुई है। मैं इस हार को हार नहीं समझता हूँ कि नंबर ऑफ़ वोट जो शेयर्स है हमारा काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। सर, जैसे आपने बात करी बीजेपी की लीडरशिप जो तमाम सेंटर की थी, वो जम्मू खत्मे में आकर उन्होंने तमाम छोटे छोटे कस्बे में जाके भी प्रचार किया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है उनके पास कुछ था नहीं दिखाने को, इसलिए वो लोगों के सामने जाने में असमय रहे? जहाँ उनको डर था कि हम जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, जहाँ सेंटर को पता था कि अगर हम लोकल लीडरशिप को आगे भेजते हैं तो हमें भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। देखिए, झूठ जो है एक दफ़ा बोला जा सकता है,
अगर हर बार हर इलेक्शन में आप नया झूठ बोलेंगे तो लोग समझ जाते हैं। जम्मू के साथ धोखा हुआ है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ, लोग भी मानते हैं। इन्होंने जम्मू को दिया क्या, जम्मू को मिला क्या? पिछले 6-8 साल में जम्मू के लिए आप मुझे ये बताएं कि एक काम बताएं ये उन्होंने किया है क्या? लोगों की जो बेरोज़गारी है, जो कि आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां बेरोज़गार हैं, उनको कोई काम नहीं, यहाँ जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं उनको कोई काम नहीं। जब यहाँ का नौजवान बेरोज़गार है, यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का आप एक लेबर का काम करने वाला परेशान है, तो उन्होंने दिया क्या? जो डेवलपमेंट की बात ये करते हैं, मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट की क्या, कौन सा ऐसा काम किया जो जम्मू के हित में है? जम्मू के लोगों के जो नौजवान हैं उनके ऊपर एक किस्म का ऐसा माहौल यहाँ तैयार किया गया कि आज हमारे बच्चों को कितनी असामियाँ खाली हैं। पिछले 6 साल में ना कोई इंजीनियर किए हुए बच्चे आज घर पे बैठे हैं, बच्चियाँ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आज कोई पोस्टें जो हैं वो कोई असामियाँ जितनी भी खाली उनको भरा नहीं जा रहा है। आज बच्चे परेशान हैं, कहाँ जाएं? यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर सबको ऑब्जॉर्व किया जाए। जो इंडस्ट्री यहाँ लगी भी है, हमारे बच्चों को वहाँ पे सेकंड दर्जे का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर एक बच्चा बाहर से करके इंजीनियरिंग करके आया है, वो बिहार का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, तो उसका पे स्केल कुछ और होगा। जो हमारा यहाँ का बच्चा है जिसने वहीं से इंजीनियर किया है, उसका पे स्केल जो है वो अलग है। यहाँ भी हमारे साथ बेइंसाफ़ी है। इसको कौन देखता है? इसके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। जो इन्होंने कहा था कि हम इस जम्मू को इस रियासत को 370 हटाने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ जाएगी, क्या चेंज आएगी? क्या यहाँ पे हुआ है? मुझे एक काम बताएं जो 370 से हटने से इन लोगों को फ़ायदा हुआ है। आज मैं इनको तब समझता कि ये जम्मू में हमारे इस सूबे को हमारी इनकी बहादुरी तब समझता जम्मू को स्टेट बना दे। मैं इनके साथ हूँ, बनाए स्टेट जम्मू। आज तो हम फिर उसी जम्मू कश्मीर यूटी बना। मैं ये चाहता था कि बनाए स्टेट। लोगों को भी इन्होंने कहा था कि हम जम्मू का स्टेट बनाएंगे। इन्होंने जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की थी। आज इन्होंने डीडीसी के इलेक्शन करके कहा कि हमने पूरी रियासत में कमल खिला दिया। कहाँ खिला? कश्मीर के अंदर इनको बुरी हाल हुई। आपका रजौरी पुंछ देख लीजिए, आपका किश्तवाड़ डोडा देख लीजिए, आपका यहाँ का इलाका देख लीजिए, क्या मिला है? आज अगर 4 जगह ये डीडीसी के चेयरमैन बना लेते हैं तो बाकी जगहों पे सारे के सारे बाकी पार्टियां अपनी यूनिट बनाती हैं। तो इन्होंने क्या अचीव किया जिसका ये डंडोरा जो है पूरी दुनिया में और पूरे भारत वर्ष से जितने भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स थे उनको उन्होंने मैदान में उतारा, इंचार्ज रखा, तो क्या हासिल किया? सर, डीडीसी के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं, नतीजे हम सबके सामने हैं। और चेयरमैन की फॉर्मेशन की बात आएगी, 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसी जहाँ पे आपको भी बहुमत है, आप भी अपना चेयरमैन बनाएंगे सर, और मेजॉरिटी आप ही के पास रहेगी इसमें भी। सर, हाल ही में देखा गया आपकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जी, उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब जी ने खुद बोला और कहा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने ट्वीट भी किया अपने ट्विटर और हैंडलिंग, उन्होंने बोला कि अपनी पार्टी और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी तरफ प्रभावित कर रहे हैं और बीजेपी के लिए ये काम किया जा रहा है, खिरोद फिरोद जो है वो की जा रही है। सर, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन जो है ये आप समझें कि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करना है। अब सवाल इस बात का है कि अगर इनके पास नंबर्स नहीं मिले तो नंबर्स को इन्होंने अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। तो उससे कोई ये जमहूरियत का गला घोटने वाली बात हो। अगर लोगों ने वोट दिए हैं तो उनको फ्रीली जो है वो अपना काम करने देना चाहिए। और हम भी देखना चाहते हैं कि ये जो डीडीसी की कमेटीज़ बनेंगी तो ये क्या करते हैं, इनको क्या पावर्स दी जाती है, इनके पास कौन से ऐसे ये रास्ते निकाल सकेंगे जो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। मुझे समझ नहीं आती है कि अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट जीता है, कोई आदमी किसी के साथ जाना चाहता है तो उसको फ्रीली जाने देना चाहिए। और ये एडमिनिस्ट्रेशन
को नहीं चाहिए कि इस किस्म के वो ये काम करें और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए है और सबके लिए उनको एक जैसा फैसला लेना चाहिए, जिसमें ये एक गुटबाजी के जरिए से नहीं काम होना चाहिए। सर, इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर अगर देखें, नेशनल पार्टीज जैसे कांग्रेस की बात करें और अदर पार्टीज हैं, वो हमेशा बीजेपी ये एलिगेशंस लगाती हैं कि ये खरीद फरोख्त जो है ये हमेशा इलेक्शंस के बाद शुरू हो जाती है इनकी। सर, ऐसा क्यों राजनीति में ये जो कार्य हो रहा है, ये सर किस हद तक जो है वो सही है? सर, आप जानते हैं कि आज के इस दौर में, इस माहौल में जो सियासत का और जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनका क्या किरदार रह गया है कि आज एक पार्टी में होते हैं, कल दूसरी में चले जाते हैं, लोगों से वोट लेते हैं और उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। तो लोग भी ये समझ रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे लोगों की निशानदेही होगी और लोग उनको नकारेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो डीडीसी के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स आपके सामने रहे उसमें आपकी पार्टी को नुकसान रहा? क्योंकि आपके कैंडिडेट्स भी थे और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने जब हुए उसमें नुकसान आपको रहा कि वोटों का जो तादाद थी वो बट गई दोनों खिताबों में। सर, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? देखिए, यहाँ पे वो एडजस्टमेंट, लोकल एडजस्टमेंट थी, जहाँ जहाँ पे हुई है उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन हमारे इस इलाके में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, लेकिन उनका एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो इतना ज़्यादा कोई ऐसा उन्होंने कमाल नहीं किया कि उनको कोई ख़ास वोट मिल पाए। तो सर, एक्चुअली अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप मंत्री परिषद में थे, आप असेंबली में मिनिस्टर थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दौरान जो एम्प्लॉयमेंट हुई, जो भी लोग एम्प्लॉयज़ में गए, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में, चाहे किसी भी सेगमेंट में गए, जैसे ही आपकी सरकार जाती है और नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, क्योंकि एम्प्लॉय एक ऐसा तगवा है जो किसी सरकार के लिए काम नहीं करता, वो अपना काम कर रहा है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं होता, वो सरकार के लिए काम करेगा, जो भी सरकार आएगी उसके लिए उसको काम करना होता है। जैसे ही आप जाते हैं, दूसरी सरकार आती है, उन्होंने मेडिकल सेक्टर में जो लोग हैं उनको हटा के बर्खास्त करके कहीं और शिफ्ट कर दिया, आपकी जो आपने जिनको अपॉइंटमेंट दी थी उनको उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया। सर, ये राजनीति में कहाँ तक सही है? क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट ऐसा सेगमेंट है जिसमें पार्टीज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहनी चाहिए, हालांकि सिर्फ गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सर, इस पे बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसके बाद इनकी भी सरकार रही, इन्होंने मिली जुली सरकार पीडीपी के साथ बीजेपी रही। इनको अगर उस समय चाहिए था कि और एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ निकालते, लोगों को और रोज़गार अच्छा मिलता, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने हमारे डेली वेजर आज तक सड़कों पे हैं, उनका कोई फ़ैसला नहीं किया। आज जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, जो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हमारी इस रियासत में कोई ऐसा कारोबार नहीं है, कोई इतनी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ हमारे पास इतना कोई ऐसे कॉल सेंटर्स नहीं हैं, कोई ऐसा और नया यहाँ पे उद्योग नहीं है जिसकी वजह से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब मिले। हम ज़्यादातर लोग, हमारे लोग जो हैं वो नौकरियों पे, गवर्नमेंट की सर्विस पे डिपेंड करते हैं। तो हमें उसके लिए हमें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, जो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज लाखों की तादाद में रोज़ बेरोज़गार बच्चे और बच्चियां जो हैं वो सड़क पे हैं। सर, लेकिन जो आपके दौरान जो एम्प्लॉयमेंट की गई उसको शिफ्टिंग करना, उनको नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट जहाँ थी गलत है, हम अपने तरीके से करेंगे, ये कहाँ तक जायज़ है सर राजनीति में? इसका सर आज तक जवाब नहीं मिला सर, क्योंकि हर टाइम ऐसा ही होता है। इसका जवाब जो है वो लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोगों को रोज़गार देते थे तो इसी रियासत से, इसी पैसे से, इसी बजट से पैसा निकलता था। तो आज तो कोई नया, इन्होंने कहा कि हमने इतने हज़ार करोड़, लाखों करोड़ रुपया रियासत को दिया है, तो इससे ज़्यादा इनको जॉब के लिए सोर्सेस जो है वो निकालने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलते। और इनका ये एक किसी जगह पे दूसरी जगह पे शिफ्ट करना या कुछ करना, ये लोगों का ध्यान बटाने की बात है, बल्कि इनको सही काम करना जो है वो आज तक नहीं आया। और ना ही ये लोगों को, रियासत जम्मू कश्मीर का आवाम इस जो मैनेजमेंट है, इस समय जो सरकार है, इस पर नाखुश। सर, रामगढ़ ब्लॉक की बात करते हैं, उसमें आपके बीडीसी चेयरमैन आपकी पार्टी से जीत कर आए और वहाँ पे सरपंच की, जो पहले वो सरपंच थे, उसके बाद वो सीट वेकेंट हो गई। जब उस पर इलेक्शंस होते हैं उसमें आप कैंडिडेट जो खड़ा करते हैं उस पर इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ता है। सर,
वही पंचायत जिसमें से वो चुनकर आते हैं, जीत कर आते हैं और चेयरमैन भी बनते हैं, उसके बाद उसी में जब इलेक्शन होती है उसमें हार का सामना, सर ये कहाँ तक और इसमें क्या क्या लगता है? देखिए, सवाल इस बात का है कि ऐसी बात नहीं है। आपने ये जो हमारी मीन सरकार की पंचायत थी, उसमें से हमारे 9 के 9 पंच और सरपंच जीता है, सारे के सारे जीते हैं, उसमें कोई हार नहीं हुई। जो सरपंच का वहाँ पे जिसको चेयरमैन बनाया गया, उसने एक नौजवान हमने बच्चे को मौका दिया था कि कम से कम हम नौजवानों को भी इसमें शामिल करें ताकि ये भी काम को समझ सकें और लोगों की ज़्यादा जो उम्मीदें हैं, नौजवान ज़्यादा भाग सकता है, इसलिए हमने नौजवान को खड़ा किया था। और वो भी आपको मालूम है कि 15 वोट से हारा है। उसने भी 1045 वोट पता नहीं इतने लिए थे और 15 वोट से उसकी हार हुई थी। तो ये कोई वो मामला नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे चेयरमैन सरपंच थे उनको चेयरमैन बनाया गया था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे 15 वोट का फ़र्क रहा, कोई बड़ी हार नहीं। सरकार अब डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में उसकी तरफ रुख अपनाया हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करने की भी बात कही जा रही है, कहाँ तक सही है सर आपकी नज़र में? और ये जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन लाया जा रहा है, चुनाव इसके बाद किए जाएंगे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, सर कितना फ़ायदा होगा और किस मंशा से किया जा रहा है? क्या सही है कि गलत है, सर ये बताएं। अब क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मैं आपके सवाल से ही सवाल जो है उसका भी जवाब आप दे रहे हैं। जब इस रियासत में पंचायत इलेक्शंस हो सकते हैं, डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, तो एमएलए के क्यों नहीं? यहाँ सरकार क्यों नहीं बनाई जा सकती ताकि लोगों के प्रतिनिधि बने, जो लोगों की कल किसी को काम है। अब भाई आपका पावर यहाँ गई हुई है, अगर पावर का ट्रांसफार्म जला हुआ है तो आप किसके पास अप्रोच करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए लोगों का प्रतिनिधि चुना जाता है कि कोई भी काम हो फ़ौरन उस पर एक्शन हो, ताकि सरकार हो उस पर एक्शन ले सके और काम, और क्योंकि ईजिली अप्रोच जो है, जो भी प्रतिनिधि बनता है, जो भी एमएलए बनता है, उसको लोगों की इजी अप्रोच होती है और वो लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से काम में तेज़ी होती है और लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो कम हो जाता है। सर गुपकार अलायंस की बात करते हैं आप, जिसके आपके स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो उनके खुद अध्यक्ष भी हैं उस अलायंस में। सर ये अलायंस जो बनाया गया वो फॉर्मेशन ऑफ फिर से जो वॉशन किया गया 370-35 उसकी बहाली के लिए बनाया गया, एजेंडा यही है सर। लेकिन इसको जो पार्लियामेंट में ही अवॉर्ड किया गया, लेकिन इसको लाने का तरीका एक ही है, वो पार्लियामेंट है सर ये कैसे होगा? क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल पे किस तरीके से अपने एमपी इतने वहाँ पे लेके जाएगी ताकि 370 और 35 में फिर से बहाल होगा? सर ये क्लियर नहीं हो रहा है लोगों को। देखिए, सवाल इस बात का है कि द केस जो है नाउ इज अ सब जुडिस, जो 370 की बात है, केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, उस पर क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि गैर कानूनी इन्होंने हटाया था, उसके लिए बहुत से लोगों ने पटिशन्स वहाँ दाखिल की है। उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक आपने गुपकार अलायंस की बात की, इन्होंने तो गुपकार गैंग बोला जी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये एनडीए के और तमाम पार्टियाँ लेके ये अपनी जब पार्टी बनाते हैं तो इनके लिए कुछ नहीं है, इनका कोई गैंग नहीं। अगर यहाँ पे कोई 4 आदमी इकट्ठे होकर कोई पार्टी बनाए तो उनको गैंग का नाम दिया जाता है। यहाँ तक तो ये पॉलिटिक्स यहाँ तक नीचे गिर गई है, मेरी समझ से बाहर है कि किस किस्म के लोग इसमें शामिल हुए हैं और कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और किस किस्म की इनकी सोच है। अगर कोई इनके साथ मिल जाए तो वो गंगा से नहा के आया, जो इनके साथ नहीं मिले वो एंटी नेशनल है। सर ये अलायंस जो है ये आने वाले समय में अगर चुनाव भी शेड्यूल दिया जाता है, वापस असेंबली इलेक्शंस करवाए जाते हैं, क्या हमें आने वाले समय में अलायंस दिखेगा? देखिए, ये अलायंस जो है उन्होंने इकट्ठा, इसलिए इस अलायंस में क्या क्या उनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं, वो उनका एक ही मुद्दा है कि इस रियासत को स्टेट का दर्जा जो है वो दिया जाए, जिसके लिए हम भी फाइट करते हैं, वो भी लोग फाइट करते हैं और हमारी आवाज़ भी यही है, हमारी कोशिश भी यही है कि रियासत वापस होनी चाहिए। इस रियासत हमारी स्टेट जो है जिसमें हम सदियों से ये रियासत बनी थी, आज इसको तोड़ के हमने 3 हिस्सों में कर दिया है। तो ये इसके लिए उनको चाहिए कि इमीडिएटली इसमें रियासत जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाए ताकि लोगों की फिर से दोबारा उम्मीद जो है बहाल हो सके और लोगों के कामकाज जो हैं
वो ठीक तरीके से हो सके। सर, अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं और आपकी पार्टी से, आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं एनसी, और क्या लगता है सर कि एनसी फॉर्मेशन रहेगी, फिर से चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी से देखने को मिल सकता है, या बीजेपी का दूसरी तरफ कहना यह है कि जो आने वाले समय में इलेक्शंस होती हैं तो चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा? आप मुझे बताइए, 25 लोग बनाने के बाद भी ये चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाए, तो अब इनको सपना है। अगर ये डीडीसी के इलेक्शन में साबित हो गया कि रियासत में हुकूमत किसकी बनेगी, ये आने वाले वक्त बताएगा, ये लोग भी बताएंगे कि इलेक्शन जब भी होगा तो रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरीके से सपोर्ट रहा इन डीडीसी चुनावों में, क्योंकि बड़ी सारी पार्टीज़ का ये कहना था कि हमें उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी गई, हमें उस तरीके से लोगों के बीच में जाने का मौका ही नहीं दिया गया, हालांकि हमारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, कई लोगों को उठा के अंदर कर दिया गया। इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, यहाँ पे सख्ती हुई है, उन लोगों ने भी आपके माध्यम से, बाकी चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाया है, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे इस एरिया में इलेक्शन जो है वो पीसफुली हुआ, लोगों ने फ्रीली वोट डाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब जिसके हक में पड़े हैं, जिसके हक में नहीं पड़े हैं, तो यहाँ पे लोग एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन मैं इसको बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि लोगों ने वोट फ्रीली दिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और मैं जम्मू हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस इलेक्शन को हैंडल किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती हमें दिए। थैंक यू। और ये थे हमारे बीच में सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे बीच में रखी, और इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं, असेंबली चुनाव होते हैं, तो सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी और चीफ मिनिस्टर उनका देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ ये भी इनका कहना है कि स्टेटहुड के लिए अलायंस बनाया गया है, और हम तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड नहीं मिलेगी, और युवाओं के लिए भी उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। तो आज की ये खास बातचीत हमारी इन्हीं के साथ थी, और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।